अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप लोगों की उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने इस दफ़ा राज एपिसोड को देखा और इतना ज़्यादा लाइक किया। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कोशिश की वही पुराना राज आपको दोबारा से दिखा सकूं जिसकी आप लोगों ने फरमाइश की थी। हम लोग उसमें कितनी हद तक कामयाब हुए ये आपके फीडबैक ने बताना था और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है इस बात की कि आपके फीडबैक को पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अगेन थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। और प्रोग्राम जो आपके सवाल है, मसरूफियत थोड़ी सी इस हफ्ते भी बिज़ी हूँ क्योंकि रात को एक एक बंदे की डिटेल जो मैं लेता हूँ वो चेक करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, फिर बताना होता है कि आपके साथ क्या मसला है क्या नहीं। तो माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही अगले हफ्ते शायद इंशाल्लाह आपके सवाल प्रोग्राम में जितने लोगों ने मुझे डिटेल भेजी हुई अपनी इंशाल्लाह उनका भी बताऊँगा। तो ये हफ्ता ये जो प्रोग्राम चल रहा है राज उसके नाम किया है क्योंकि ज़रा रूटीन में आ जाए एडिटिंग इसकी एक एक फ्रेम देखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जल्दी फिर आपको आपके सवाल प्रोग्राम भी नज़र आएगा। सो आज की स्टोरी जो मुझे राजस्थान इंडिया से भेजी है, नाम है इनका उमर हयात। एक सच्ची कहानी है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। और उनके एक भाई हैं उमर दराज। उन्होंने कहा मज़हर भाई अगर आप उनका भी नाम लेंगे और वो कह रहे हैं कि अगर मज़हर सर के मुंह से मेरा नाम मैं सुनूंगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लें जी उमर दराज भाई, ना सिर्फ आपका नाम लिया बल्कि दुआ भी अल्लाह ताला आपको आपकी पूरी फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। और उमर हयात ने जो स्टोरी भेजी है ये है उनके खाला के बेटे। उन्होंने कहा है मेरे बड़े भाई यानी कि जो उनकी मॉम की बहन है वो उनकी खाला हुई, उनके खाला के बेटे हैं मोहम्मद सलीम जिनकी ये कहानी है। किरदार बिल्कुल रियल है, नाम तब्दील नहीं किया। और उमर हयात और उमर दराज दोनों जुड़वा जो भाई हैं ये भी रियल ही नाम है। मोहम्मद सलीम जिनका ताल्लुक इंडिया से है। यकीनन सी बात है इंसान रोज़ी कमाने के लिए लंबा सफ़र भी तय करता है। बाज़ुकात अपने ही मुल्क में रहते हुए दूर दराज शहरों में जाना होता है और बाज़ुकात ऐसा होता है कि दूसरे शहर का भी रुख, दूसरे मुल्क का भी रुख करना पड़ता है ताकि आप एक अच्छी रोज़ी कमा सकें। जहाँ पे बीवी की ज़िम्मेदारी हो तो वहाँ पे इंसान शादी से पहले तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है, कोई परवाह नहीं कब आ रहा है कब जा रहा है, सोने का खाने पीने का कोई टाइम नहीं। लेकिन जब बीवी ज़िंदगी में आ जाती है तो इंसान एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जाता है। फिर उसको वो तमाम ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं जो इन गाड़ी के दो पहियों ने मिल के चलानी होती है। सो उमर दराज को मोहम्मद सलीम को एहसास हुआ कि मुझे अब रोज़ी के लिए हाथ पांव मारने चाहिए। सो करते करते एक जॉब जो निकली वो थी सऊदिया अरब में एक जॉब थी। तो उनको ऑफ़र की गई कि अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मोहम्मद सलीम जो गाड़ी है जिसका नाम उन्होंने लिखा है, मैंने भी सर्च किए, JCB मशीन। JCB मशीन जो होती है बेसिकली एक हैवी मशीनरी होती है। अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जब मट्टी खोदने के लिए ये मशीन ऐसे मट्टी खोदती है और ख़ुद ही उठा के ट्रक के या ट्रैक्टर ट्राली के अंदर डाल देती है। JCB मशीन कहलाती है। वो चलाना जानते थे, उनको कहा गया आप इसको सीख लें तो आपके लिए जॉब ईजी हो जाएगी। उन्होंने वहाँ पर इंडिया में उसको सीख लिया चलाना और उसके बाद उन्होंने जाके सऊदिया अरब में उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। जब पैसा आना घर शुरू हो गया, पीछे भी भेजना शुरू हो गए तो ज़िंदगी रवां दवां हो गई। जब घर मुसलसल पैसे मिलते रहे तो माँ बाप को एक फ़िक्र होती है बेटी के हाथ पीले कर दें, उसको ब्याह के उसके घर भेज दें। और ऐसे ही माँ बाप को जब फ़िक्र हुई तो सलीम से जिक्र किया गया कि बेटा अब पैसे आप तो कमा रहे हो, अपने घर का ख़र्चा भी उठा रहे हो, तो क्यों ना आपकी बहन की शादी कर दी जाए। खुशी हुई सलीम को कि मैं भी इस फ़र्ज़ को अदा करने में माँ बाप की मदद करूँगा और उसने मदद की और अच्छा खासा ख़र्चा किया मोहम्मद सलीम ने अपनी बहन की शादी में। यहाँ तक कि अच्छा खासा वो मकरूज़ हो गया, कर्ज़ा उसको उठाना पड़ा, लेकिन बहन की शादी धूमधाम से उसने कर दी। जो उसकी इस्तिताअत थी, उसकी हिम्मत थी, जितनी वो कर सकता था। सलीम जब नौकरी ज्वाइन की थी सऊदिया के अंदर, तो सऊदिया में मैं खुद भी देख के आया हूँ, दुबई में भी ऐसा ही है, सऊदिया में भी, UAE और सऊदिया दोनों मुल्कों में। UAE में फिर भी बेहतर है, सऊदिया में तो बहुत बुरा हाल होता है। मज़दूर तबका जब वहाँ पे काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक कमरा होता है या एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें 6-6, 7-7, 10-10 लोग इकट्ठे रहते हैं।
यानी कि एक नीचे बिस्तर बिछाने की आपको इतनी सी जगह मिलती है कि आप लेफ्ट और राइट करवट ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो जगह इतनी नहीं होती एक बंदे के लिए कि उसके साथ कोई और लेट सके। बस यूं समझिए लाइन के अंदर, कतार के अंदर बंदे वहाँ पे लेटते हैं। और अगर बाहर आप उस कंटेनर के, उस कमरे के निगाह मारे तो एक जूतियों का ढेर होता है, लगा होता है। देख के यकीन मानिए ऐसे लगता है जैसे अंदर कोई महफिल है, कोई मीटिंग चल रही है या कुछ लोग जमा हुए हैं किसी बैठक में। लेकिन असल में ये वो बेचारे मजदूर होते हैं जो दूर दराज मुल्कों से यहाँ पे रोज़ी कमाने के लिए आए होते हैं। दिन सारा मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को खुद आकर अपना खाना पकाते हैं अपने हाथ से, क्योंकि जो पका पकाया वो महंगा होता है। तो पैसे महफूज करने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वहीं रात को अपनी हांडी पकाते हैं और खाकर सो जाते हैं। एक कतार सी लगी होती है जिसमें सारे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट कतारों में लोग सोए होते हैं, और कमरा होता है तो कमरे में 6-6, 8-8 लोग रह रहे होते हैं। मोहम्मद सलीम भी एक ऐसे कमरे में जाके उसको जगह मिली जहाँ पे उसको बिस्तर, यानी कि अपनी चादर या वो जो भी नीचे मैट्रेस तो नहीं होता है, गद्दा टाइप या जो भी बिछाना होता है, वो जगह उसको मिल गई कि आप यहाँ पे आज से सो जाया करें। और वहीं पे वो अपनी जो भी उसके पास बिस्तर या जो कुछ भी था उसने मुस्तकिल वहाँ पे बिछा दिया, वही उसका सोना बिछोना था। वहीं रात को जब वो आता, खाना खाता तो उसके बाद सो जाता, सुबह उठता, तैयार होता, नौकरी पे चला जाता, वापस आता उसी तरीके रूटीन, खाना खाता, सो जाता। एक एहसास उसके अंदर था कि बहन की जो शादी की है उसमें जो कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है, मैंने उस कर्जे को ज़रूर उतारना है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि उस मकरूज़ जो हो चुका हूँ बोझ हल्का हो। एक बोझ तो हल्का हुआ, वो जो फ़र्ज़ होता है बहन की शादी करना, उस बोझ से तो हल्कान जो हुआ जा रहा था वो तो फ़र्ज़ मैंने पूरा कर दिया। अब इस कर्ज को भी उतारना है। दिन रात इसी सोचो विचार में, क्या ऐसी जॉब करूं, दिन को तो मेहनत मजदूरी कर ही रहा हूं, वही एक बजट है जो हमेशा से मिलता आ रहा है, महीने के एंड पे कुछ ऐसा भी करूं कि कुछ और पैसे भी कमा लूं। तो कुछ दोस्तों को जिम्मे लगाया, कोई और काम हो तो मुझे बताना यार, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा, यार तूने कहा था फलां फलां काम करने के लिए, तो एक रात का काम निकला है, क्या करना चाहोगे? खुश हो गया, हाँ यार मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। तो वो दोस्त ने उसको बताया, और जिस कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहा था, क्योंकि वह कंपनी के थ्रू गए थे। बाहर के लोग जितने भी जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिन मुल्कों से भी जाते हैं, वो कंपनियां उनको हायर करते हैं। तो वो जिस कंपनी के थ्रू गया था वो अपने फोरमैन से जाके मिला, तो उसने कहा हाँ एक जॉब है लेकिन रात की है, क्योंकि तुम दिन को यहाँ पे हमारे पास जॉब करते हो, दिन को तो तुम नहीं कर सकते, हाँ रात के टाइम पे मेरे लिए एक जॉब निकली है तुम्हारे लिए, मेरे पास एक जॉब है, वो तुम करना होगा। उसने पूछा क्या जॉब है? उसने कहा कुछ खास नहीं, जैसे भी मशीन जो है उसको तुमने चलाना है। एक जो हमारी ये साइट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर दूर ही है एक जगह, खुदाई करनी है, ज़मीन के अंदर से मट्टी निकालनी है, गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड करनी है, और तुम्हारा सिर्फ इतना काम होगा। वही मशीन तो जो तुम यहाँ हमारे पास चलाते हो, वही मशीन वहाँ पहुँचा दी गई है और वो तुमने वहाँ पर जाके चलानी है। अब वो एक ड्राइवर था उस जेसीबी मशीन का, जो मशीन खुद हैवी मशीन होती है, बहुत हैवी, वो ज़मीन से मट्टी को ऐसे खोदती है और उठा के गाड़ी में डाल देती है। उसने कहा ठीक है जी, मैं इस काम को करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम कल से ही इस जॉब को शुरू करो। उसने कहा ठीक है जी, मैं कल पहुँच जाऊँगा। तो फोरमैन ने कहा ठीक है, मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जो काम है वहीं पर खड़े होकर तुम्हें समझा भी दूँगा, कितने बजे? 9, साढ़े 9 बजे तक आ जाना। उसने कहा जी ठीक है। अगले दिन वो सारा दिन काम करता रहा, रात को मीटिंग करके आया था, आके सो गया, सुबह उठा, अपने काम करता रहा, और रूटीन से जब छुट्टी हुई वापस आया, खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद जब लोग अपने अपने बिस्तरों पे लेटने के लिए बिस्तरें ठीक करने लगे, तो वहीं पे मोहम्मद सलीम तैयार होने लगा। तो कुछ दोस्त देख के हैरान हुए कि तुम कहाँ चल दिए, सोना नहीं? उसने कहा यार आज एक और जॉब मिली है तो वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सबने कहा यार जॉब तो तुम कर रहे हो, डबल मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा यार तुम्हें पता है मेरे हालात का, बहन की शादी की थी, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, चलो इस बहाने कर्जा ही उतर जाएगा, जो हर वक्त परेशान रहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब मिली है तो कर्जा लौटाने का एक अच्छा बहाना सा मिल गया है। कहाँ पे जॉब मिली है? दोस्तों ने पूछा। तो उसने बताया फलां फलां जगह पे, वो बता रहा है फोरमैन, वहाँ पे मैंने जॉब करनी है। तो उनमें से 2-3 लोग यूँ चौंके और चौंक के उन्होंने मोहम्मद सलीम को देखा, तो वो भी हैरान हो गया, कहता है क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम किस जगह पर जॉब करने जा रहे हो? उन्होंने कहा किस जगह पे? उसने कहा उसके बारे में हमने सुन रखा है, देखा नहीं है, वो बड़ी खौफनाक जगह है, वहाँ पे लोग डर जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। एक लम्हे को मोहम्मद सलीम भी घबराया,
कि कोई हॉन्टेड जगह है, कोई जिन्नात वाली जगह है, ये क्या कह रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं या क्या कह रहे हैं। उसने कहा यार क्यों गरीब बंदा हूँ मुझे डरा रहे हो। उसने कहा डरा नहीं रहे, हमें जो पता लगा है हम तुम्हें वही बता रहे हैं। उसने कहा यार बात ये है मैंने करनी है, जैसी भी जगह है मुझे जॉब करनी है, मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि मैंने कर्ज लौटाना है। उन सब ने उनको दुआएं दी और कहा यार अल्लाह ताला तुम्हें खैरियत से लेके यार खैरियत से वापस जाओ, हम यही दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है तुम जाओ वहाँ पे। सलीम वहाँ से रवाना हुआ, उसके साथ टोटल ये 3 लोग थे। 2 वो लोग थे जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली थी और एक सलीम था जिसने जेसीबी मशीन को चलाना था। घर से रवाना हुआ, राइट पूरे 9 बजे वहाँ पे पहुँच गया और वो फोरमैन भी वहाँ पे आ गया। ये कहानी है 2015 की। फोरमैन ने आते ही सलीम को और बाकी 2 शख्स जो ट्रैक्टर ट्रालियों पे थे उनको समझाना शुरू कर दिया कि करना ये होगा 9 साढ़े 9 बजे रोज़ आप लोग रात को आएंगे, ये जेसीबी मशीन के ज़रिए ज़मीन खोदेगा और ज़मीन खोद के जितनी भी मिट्टी बजरी कचरा जो कुछ भी नीचे उठा के एक ट्रैक्टर ट्राली पे लोड करेगा, वो छोड़ने के लिए डालने के लिए कहीं दूर ट्रैक्टर ट्राली ले जाएगा। जितनी देर में वो वापस आता है सलीम इस मशीन के ज़रिए दूसरे के अंदर लोड करना शुरू करेगा, ज़मीन खोदेगा और दूसरे को लोड करेगा। जैसे ही दूसरा लोड हो जाएगा वो डालने के लिए मिट्टी को दूर चला जाएगा और पहले वाला इतनी देर में पहुंच चुका होगा। ये जॉब थी। ये समझाने के बाद फोरमैन वहां से चला गया। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और काम शुरू किया। ठंड थी, हल्की हल्की ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। बीवी को बता ही चुका था कि इस तरह की एक जॉब शुरू हुई है, रात को टाइम मिला तो तुमसे फ़ोन पे भी बात करूंगा। अल्लाह का नाम लेके काम शुरू हुआ। पहले ट्रैक्टर ट्राली सामने खड़ी हुई, अपनी मशीन के अंदर बैठा और मशीन को उसने चलाना शुरू किया। ज़मीन खोदता, मट्टी उठा के लोड करना गाड़ी के ऊपर शुरू कर दिया। जब गाड़ी लोड हो गई तो उसने ड्राइवर से कहा ओके गाड़ी ले जाओ। गाड़ी स्टार्ट हुई, वो गाड़ी को लेके दूर चला गया जहाँ पे वो मट्टी उसने गिरा के आनी थी। साथ ही उसने जो दूसरी गाड़ी वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी उस पे उसने जेसीबी मशीन के ज़रिए मट्टी खोद खोद कर लोड करना शुरू कर दिया। एक गाड़ी छोड़ के आती, दूसरी को भरना शुरू कर देता, वो छोड़ के आती, पहली वाली वापस आ जाती। अब ये सिलसिला चल रहा था, रात का टाइम था। करते करते रात का 1 बज गया। रेस्ट थोड़ी सी चाहिए थी तो जिसकी उसने ट्रॉली भरी उसको उसने बुला के कहा यार एक काम करो, भूख लग गई है मुझे, खाना सही तरीके में आज नहीं खा सका था रात को, तुम एक काम करना अपनी साइड पे जो वो शॉप्स बनी हुई है वहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना। उसने पैसे निकाल के उसको दे दिए। जब इस तरह की जगह होती हैं जहाँ पे इस तरह के मजदूर तबका रहता होता है तो दिन रात अक्सर काम चलता होता है, दिन को भी होता है रात को भी होता है। तो वहाँ पे शॉप्स टाइप बनी होती है, मार्केट्स नहीं, वहीं पे उन्हें खुद सी दूर दराज ये जगह होती हैं, मार्केट छोटी छोटी शॉप्स लगाई होती हैं कि रात को भी किसी को कुछ चाहिए तो वहाँ पे मिल जाता होता है। तो उसने कहा ठीक है, उसने पैसे पकड़े, वो वहाँ पे चला गया। अब दोनों गाड़ियाँ जा चुकी थीं, सिर्फ बचा था तो मोहम्मद सलीम और वो जेसीबी मशीन के अंदर शीशे बंद करके, क्योंकि हल्की हल्की ठंड थी, शीशे बंद करके बैठा था। क्योंकि उसको पता था कि जो ट्रैक्टर वाले को मैंने जिम्मे लगाया है वो जब फेंकने जाएंगे तो उनको काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि उसके बाद वापस उन्हें साइट पे जाना था। तो पहले वाला जो पैसे लेके गया था उसने कहा यार भूख तो हमें भी लग गई है, हम भी खा के आएंगे। तो वो दोनों फैसला करके गए ट्रैक्टर ट्राली वाले कि हम भी वहीं से अपना लेते हुए आएंगे, यहीं बैठ के तीनों खा लेंगे। अब सलीम को अंदाज़ा हो गया क्योंकि कुछ टाइम लगना था, उसके पास टाइम बच गया था, तो उसने कहा क्यों ना बीवी से बात कर ली जाए। उसने शीशे बंद किए उस मशीन के, जो एक हैवी मशीन होती है उसको कोई हिला नहीं सकता। अपनी बीवी की कॉल मिलाई और उसने बात करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर उसने बात की तो उसने कहा यार मुझे नींद आ रही है, क्योंकि दिन सारा भी काम करता रहा हूँ, आज पहला दिन है, सोया नहीं हूँ, तो नींद आ रही है शदीद, चले मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ क्योंकि मेरा खाना आने वाला है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो बीवी ने कहा ठीक है, बेहतर है आप रेस्ट कर लें। मोहम्मद सलीम सोने की घर से सीट उसने अपनी लंबी की थोड़ी सी और उसके बाद सो गया। इतनी गहरी उसको नींद आई हुई थी क्योंकि दिन सारे की थकावट और ऊपर से अभी भी वो काम कर रहा था, मशीन चला रहा था, तो थकना तो एक इंसान
ये कैसे हो सकता है इंसान डबल टाइम काम ना करे और उसको नींद ना आए। तो ये जो नींद होती है इतनी शदीद होती है, मेरे साथ भी ज़िंदगी में हुआ है कि 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद होती हैं, लेकिन इतनी गहरी इंसान नींद लेता है कि उसके बाद जब उठता है तो फिर फ्रेश हो जाता है। अरे मतलब टीवी के दिनों में जब मैं लाइव कंपेयरिंग करता था, रात सारी ट्रांसमिशन करते थे, दिन सारा ईद की ट्रांसमिशन करता था एज ए एंकर, तो ऐसे 10 मिनट ऐसे सोता था बैठे बैठे कुर्सी पर और मैं 10 मिनट के बाद उठ जाता था। उसने भी आंख लगाई और सो गया। अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि बाकायदा किसने गाड़ी को हिलाया। उसकी आंख खुल गई गाड़ी के हिलने से। जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा गाड़ी हिली है। वो एकदम से परेशान हुआ और उसके जहन में आया कि इतनी जल्दी ये लोग वापस आ भी गए। लेकिन फिर उसके दिमाग के अंदर जो पहला सवाल हुआ वो ये था, अगर वो आ भी गए हैं तो गाड़ी को कैसे हिला पाए हैं। इस गाड़ी को तो 20-30 लोग भी इकट्ठे धक्का लगाएं तो मुश्किलों से हलेगी, तो उन दो बंदों ने कैसे गाड़ी को हिला दिया। तो एकदम से चौंका। फिर उसके जहन में आया, मेरा कहीं वहम तो नहीं है, वाकई गाड़ी हिली है। फिर वो अपने आप से सवाल करने लगा, हाँ मुझे लगता है गाड़ी हिली है। फिर उसने कहा शायद मेरा वहम है, मैं नींद में गया हूँ, खौफ तो है, उन्होंने मुझे डरा के भी भेजा है, ये क्या हुआ है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते चारों तरफ देखने के बाद उसने फैसला किया, मेरे ख्याल में वहम है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे सो जाना चाहिए। उसने आंखें बंद की और दोबारा से लेट गया। अब वो नींद लेने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जहन के अंदर एक खौफ भी समा चुका था, एक डर भी बैठ गया था कि गाड़ी हिली है या नहीं हिली। अब दिमाग के अंदर जो एहसास था वो ये था जो इतनी देर से नहीं था कि मैं अब अकेला हूं, मेरी गाड़ी हिली है, यहां पे कुछ है, कोई चीजें हैं, जिन्नात हैं। ये जब दिमाग के अंदर चल रहा था तो वो सोने की कोशिश भी कर रहा था। जहन थका हुआ भी था, जिस्म थका हुआ भी था, नींद भी जबरदस्त किस्म की आ रही थी, खौफ भी तारी हो चुका था। तो अभी 4-5 मिनट ही गुजरे थे इस कैफियत में कि जाग भी रहा था और आंखें बंद करके सो भी रहा था। दिमाग का एक हिस्सा होशियार भी था और एक हिस्सा नींद लेने की कोशिश कर रहा था कि अब की बार गाड़ी को इतने जोर से हिलाया गया कि पहले से डबल गाड़ी को झटका लगा। क्योंकि अब वो आधा सोया और आधा जागा था। पिछली दफा तो वो फुल गहरी नींद में था, अब आधा जाग भी रहा था, आधा सो भी रहा था। तो एकदम से इस बात से झटका मार के उठा कि इस बार वहम नहीं है, ये गाड़ी हिली है। और जब उसने उठा तो उसको पता लगा कि इस बार गाड़ी बहुत जोर से हिली है, पहले से भी कई गुना ज्यादा जोर से। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली और लेफ्ट राइट देखने के बाद जब उसने सामने की तरफ देखा कहीं गाड़ी तो नहीं आ गई, तो वो भयानक मंजर जो उसकी आंखों ने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखों के सामने एक ब्लैक सा था जो बहुत ही बड़ा था। उसकी हाइट तो तकरीबन 8 से 10 फुट के ऊपर थी। वो एक ऊंची गाड़ी में बैठा था, उसके बावजूद उसको ऊपर यूं आंखें करके देखना पड़ा। उसकी गाड़ी से भी उसकी हाइट ऊंची थी, लेकिन वो बहुत ही फैला हुआ था। इतना इंसान मोटा नहीं हो सकता जितना वो फैला हुआ था, यानी कि 3-4 इंसानों के बराबर मोटा उसका जिस्म था और हाइट उसकी 8 से 10 फुट थी। यकीनन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसका हुलिया जरूर इस तरह का था कि उसके बाजू भी थी, उसकी टांगें भी थीं। इंसान की तरह उसकी बाजू भी थी, टांगें भी थी, हाथ भी थे, लेकिन हाइट उसकी 8 से 10 फुट ऊंची थी। और जितना वो मोटा था, मोटा नहीं चौड़ा था, वो तकरीबन 3 से 4 इंसानों के बराबर था। उसकी गाड़ी की जो सामने वाला शीशा था वो पूरे शीशे के अंदर हर तरफ वो नजर आ रहा था, जो ऊंचा सा था। उसने आंखें उठा के जब ऊपर देखा तो और भयानक मंजर उसका जो वेट कर रहा था। तो वो रखा हुआ एक फुटबॉल जितना बड़ा जो उसका सर था, वो बिल्कुल एक गोल सा सर था जो उसके ऊपर रखा हुआ था। उस सर के ऊपर उसको जो चीज नजर आई वो सिर्फ काला स्याह था, पूरा ब्लैक था। सामने से शेप जो ब्लैक की थी, टांगे भी थी, हाथ भी थे, ऊपर गोल सर भी था। एक चीज जो क्लियर थी वो लाल कलर की आंखें थी, रेड कलर की आंखें, आग की तरह की आंखें। लेकिन वो गोल आंखें नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसे आंखें थीं। इंसान की आंखें यूं होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो आंखें यूं थीं। और जब वो आंखें झपक रहा था तो यूं साइडों से यूं आंखें वो झपक रहा था। इंसान आंखें इस तरह झपकता है ऊपर नीचे, वो क्योंकि तिरछी थी तो इस तरह वो आंखें झपक रहा था। इसी से उसको अंदाजा हो गया ये वही है जिसके बारे में दोस्तों ने कमरे में कहा था कि बच के रहना, वहाँ पे बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। और वो जो भी था वो अब सामने खड़ा था, हाथ उसने यूं रखे हुए थे, बहुत ही गुस्से में था। दोनों उसके हाथ इस तरह उसके यहाँ ब्लैक काला स्याह उसके यहाँ पे थे, कमर पे,
और ऊपर गोल सा जो उसका बहुत बड़ा फुटबॉल से भी कई गुना बड़ा चौड़ा जो सर था, उसके अंदर इस तरह की 2 आंखें थीं जो वो झपक रहा था। और इससे अंदाज़ा उसको ज़रूर हो गया कि वो शदीद गुस्से में था। बस ये मंज़र उसने कोई 3 से 4 सेकंड देखा, 5 सेकंड, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। उस पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पे ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा कोई उस पर झुका हुआ है, कुछ पढ़ रहा है। उसको इतना धुंधला धुंधला सा जरूर नजर आ रहा था कि कोई इंसान है जो मेरे ऊपर पढ़ रहा है, लेकिन अब वो ऐसी कैफियत में था कि उन दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर्स को भी नहीं पहचान पा रहा था, जो वापस आए और उन्होंने देखा कि वह सो रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसको जब जगाने की कोशिश की तो पता लगा वो सो नहीं रहा, बेहोश हो चुका है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, जिससे ये बंदा सोया नहीं, बेहोश हो चुका है। वो उसको जगाते रहे यहाँ तक कि मोहम्मद सलीम ने आंखें तो खोल दी, लेकिन पहचानने से कासिर था। वो यूं देख रहा था जैसे किसी और दुनिया में हो। वो उसके मुंह पे थपकियां दे रहे थे, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मुखातिब करने की कोशिश कर रहे थे, सलीम सलीम सलीम। लेकिन वो देख तो रहा था, लेकिन ऐसे देख रहा था जैसे खलाओं में देख रहा हो, दूर कहीं देख रहा हो, पहचानने से आरी था। वो समझ गए कि ये कुछ टेक चुका है और एक अजीब सी कैफियत में गया है। तो उसमें से एक शख्स जल्दी से उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गया और फूंकना शुरू हो गया, और फौरी तौर पर उन्होंने उसको डाला। उसको जो समझ आई, सीधा उसको हॉस्पिटल लेके गए। जाते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसको ड्रिप लगा दी गई और डॉक्टर उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि वो होश में तो आ गया, पहचानना भी शुरू हो गया। तो उन दोस्तों ने जब पूछा क्या हुआ था तो उसने कहा मैं किसी और दुनिया में था। मुझे इतना भी ज़रूर याद है, मैंने अपने आप को किसी के ऊपर, मेरे ऊपर मैंने किसी को झुके हुए देखा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं वो कौन था। मैं किसी और दुनिया में था, मुझे कोई होश नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं था। खैर डॉक्टरों ने उसकी केयर की और कहा इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, अभी इसको 2-3 दिन रेस्ट करना चाहिए, जॉब पे नहीं जाना चाहिए। वो बहुत शदीद डर चुका था। उसको वापस रूम में लेके आए, दोस्त उसकी केयर करने लग गए और वो बेड रेस्ट पे चला गया। लेकिन वो तौबा कर चुका था कि मैं दोबारा उस जगह पे नहीं जाऊंगा। बार बार उसके दिमाग में जो आ रहा था वही गुस्से वाला था जो सामने खड़ा हुआ था। अब काम क्योंकि रुक गया था तो फोरमैन ने उसी कंटेनर के अंदर जो बाकी लोग सोए हुए थे उनमें से कहा यार कोई और काम करना चाहेगा, क्योंकि ये लाजमी काम करवाना है, सारी बात हो गई हुई है, मसला बन जाएगा, आप काम करो। सब ने इनकार कर दिया तो उसने ऑफर डबल कर दी, चलें हम पैसे बढ़ा देते हैं, काम करें, रोकें मत काम को कि इसको करें। तो 2 लोगों ने हामी भरी इस शर्त पे कि हम एक काम करते हैं, अलग अलग नहीं, क्योंकि 2 ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, ये दोनों तो छोड़ने के लिए चले जाते हैं, पीछे अकेले बंदे ने वहां पे बैठना है, मसला वहां पे होता है। तो हम 2 ड्राइवर वहां पे काम करेंगे, एक साथ बैठ जाएगा और एक काम करेगा, इस बहाने डर भी नहीं लगेगा। फोरमैन तैयार हो गया, काम रुकना नहीं चाहिए, ओके ऐसे कर लें। क्योंकि डबल पैसों की ऑफर थी तो वो दोनों तैयार हो गए। वो जॉब पे पहुंचे, अल्लाह का नाम लिया। उनके अंदर एक हौसला ये था कि वो 2 थे, एक शख्स डर जाता है, 2 एक दूसरे का सहारा होते हैं। मशीन चलती रही, ट्रैक्टर ट्रॉली लोड होती रही, एक छोड़ने के लिए जाता, दूसरी लोड कर देता, फिर पहली वाली वापस आ जाती, उसको लोड करते करते टाइम वही 1-1:30 बजे का हो गया। अब 1:30 बजे के टाइम पे ऐसा हुआ कि पहले वाली अभी आई नहीं थी, दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली लोड हो चुकी थी, तो वो लेके चला गया। तो अभी सिर्फ वो 2 शख्स थे, वो जेसीबी मशीन थी और वही साइड थी, वही वीराना था, वही घुप अंधेरा था। पहाड़ थे, दूर दूर थे, लेकिन जिस जगह पे वो थे वो एक अजीब सी जगह थी, उसकी कुछ समझ नहीं आई थी। वो बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे कि एकदम से धमाका हुआ। वो दोनों चौंके कि ये क्या हुआ है। तो एक ने कहा कि लगता है कि गाड़ी के साथ कोई चीज़ टच हुई है। तो दोबारा से जब धमाका हुआ तो पता लगा कि कोई चीज़ गाड़ी की जो ऊपर छत होती है जेसीबी मशीन की, उसके ऊपर आके बड़ी जोर से लगी है। और इतनी देर में एक ट्रैक्टर ट्राली वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी खाली करके वापस आ रहा था। उसकी लाइट्स जल रही थी और जब वो जेसीबी मशीन के पास पहुंचा तो उस लाइट्स के अंदर उसने जो मंजर देखा
दूर दूर से पत्थर थे जो उड़ उड़ कर आ रहे थे और उस गाड़ी की छत पे साइडों पे लग रहे थे। और अंदर बैठे हुए जो अभी सोच रहे थे कि छत के ऊपर क्या लगा हुआ है, उनकी आंखों ने जो मंजर देखा कि एक बारिश थी, पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थर थे, वो हर तरफ गिर रहे थे। लेकिन एक बात उनकी जो समझ में आई, मारने वाला जो भी था उसका मकसद उनको जान से मारना नहीं था। वो डायरेक्ट शीशे में भी मार सकता था, वो इर्द गिर्द भी फेंक रहा था, लेकिन अभी तक उसने उनको मारने की कोशिश नहीं की थी। मकसद सिर्फ डराना था, क्योंकि पत्थरों का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, वो कोई इंसान उठा के नहीं फेंक सकता था, वो बहुत बड़े साइज में थे। वो एक भी उनको लग जाता या शीशे को तोड़ता वो अंदर आ जाता तो शायद उनकी जिंदगी ना बच सकती, वो मर जाते। अभी इसको खौफ में मुब्तला सोचने की कोशिश कर रहे थे, या अल्लाह क्या करें, कहां भागें। तो अगला मंजर ना सिर्फ उन दोनों ने बल्कि उस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने भी देखा, तो वो वही जो ब्लैक कलर का मोहम्मद सलीम को नजर आया था, आज वहां पे नहीं, सामने वाले पहाड़ में खड़ा था। आज वो साइज में इतना बड़ा था कि दूर पहाड़ पे भी खड़े होने के बावजूद वो तीनों उसको देख पा रहे थे। आज वो इसी तरह हाथ रखे खड़ा था। आज उससे भी, कल से भी कई गुना ज्यादा चौड़ा था और हाइट में कई गुना ऊंचा था, यहां तक कि उसका कद आसमान के साथ लग रहा था। वो जहां तक देखते थे वो ऊपर ही नजर आता कि ऊपर जा रहा है, उसकी टांगे, हाथ आसमान को जाके टच हो रही हैं। और आज वो बहुत डार्क था, घुप अंधेरे में भी वो खड़ा नजर आ रहा था। जो चांद की रोशनी जो थी उसके अंदर वो इतना क्लियर नजर आ रहा था कि वो आसमान को टच हो रहा था। और वो सिर्फ उसी तरह खड़ा जिस तरह सलीम ने बताया था, ऐसे हाथ रखे गुस्से में खड़ा हुआ था और पत्थरों की बारिश हो रही थी। उसको उस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने भी देखा और उन दोनों ने भी देखा जो जेसीबी मशीन के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे तिलावत करते गए पत्थरों की जो बारिश हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की होनी शुरू हो गई। वो और ऊंची आवाज में तिलावत करना शुरू हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भी तिलावत करना शुरू हो गया, वो भी तिलावत करना शुरू हो गई, यहां तक कि वो बारिश रुकती रुकती बिल्कुल रुक गई। जब बारिश रुक गई, वो दोनों जो जेसीबी मशीन के अंदर बैठे हुए थे आंखें बंद करके खौफ में बैठे थे और ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। जब शोर उन पत्थरों का बंद हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के उन्होंने उस पहाड़ की तरफ देखा जहां पे वो सामने खड़ा हुआ था। अब वो गायब हो चुका था। तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक शख्स ने दूसरे से पूछा, तुमने उसको देखा था? तो उसने खौफ में गर्दन हिलाई, हां मैंने उसको देखा था। वो बहुत ऊंचा था, वो इतना बड़ा था कि उसका कद ऐसे लगता था देख के जैसे आसमान को टच हो रहा हो। जहां तक आंख जाती थी वो ऊंचा था। 2 टांगें थी उसकी, बाजू थे 2 बड़े बड़े जो उसने इस तरह रखे हुए थे और बहुत ही फैला हुआ उसका जिस्म था। लगता था जैसे वो जिन्नात का सरदार हो, द्यो हो, क्योंकि द्यो की खासियत ये होती है वो बहुत ताकतवर होता है। वो अपने जिस्म को जितना चाहता है फैला लेता है। मतलब उसका जिस्म इस तरह हो जाता है कि आप उसको यूं ज़मीन से देखेंगे और उसके बाद देखते 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 आसमान तक देखते जाएंगे तो उसका कद बड़ा होता जाएगा और जिस्म चौड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा। और उन दोनों ने जिसको देखा था वो ऐसे ही था जिसका जिस्म ऐसे चौड़ा होते होते और कद आसमान को जाके लग रहा था। क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भी मंजर देख चुका था, वो जल्दी से दोनों नीचे उतरे क्योंकि वो सामने गायब हो चुका था। उन्होंने उस ट्रैक्टर वाले से पूछा, क्या तुमने भी देखा है? उसने कहा, हाँ मैंने भी उसको देखा है। उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके निकलो और वापस पहुंचो। वो फौरी तौर पे तीनों वहां से भागे और अपनी जगह पे पहुंचे। उन्होंने फोरमैन को कॉल की, वो सोया पड़ा था और ज़बरदस्ती उसको जगाया। फोरमैन जाग गया। उसने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, सलीम ने गलत नहीं कहा था, उसका वहम नहीं था, वो बिल्कुल सच था। उसने कहा, क्या कह रही हो? उसने कहा, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, आज वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था और इतना बड़ा था जिसका कद ऊपर तक जाके लग रहा था। उसको हम दोनों ने नहीं देखा, इस ड्राइवर ने भी देखा है। तो फोरमैन ने जब ड्राइवर की तरफ देखा तो वो पहले ही गर्दन हिला रहा था, हाँ मैंने भी देखा। और वो भी खौफ से कांप रहा था जहां वो दोनों खौफ से कांप रहे थे। फोरमैन ने कहा, एक काम करते हैं, आप अभी सो जाओ तीनों, कल हम दिल को वहां पे चलेंगे, मैं भी हूंगा, 2-3 बंदे और भी ले लेंगे, उस सऊदी को भी बुला लेंगे और दिन की रोशनी में काम करके देखते हैं आखिर ये माजरा है क्या, क्यों इस तरह का हो रहा है, इससे पहले आज तक हुआ नहीं, हम कब से इस कंपनी के साथ काम करें, माजरा क्या है, इसको कल आप लोग कल इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं।
वो सब सो गए, लेकिन उन तीनों को खौफ के मारे नींद नहीं आई। लेकिन वो बेहोश इसलिए नहीं हुए थे कि उस वक्त वो तीन थे, सलीम अकेला था, इसलिए वो डर के मारे बेहोश हो गया था, क्योंकि वो तीन थे, एक दूसरे का सहारा बन गए, बेहोश नहीं हुए। सुबह उस सऊदी को भी कॉल कर दी गई, फोरमैन 2-3 बंदे और लिए, और 3 वो रात वाले, वो दोनों ड्राइवर जेसीबी मशीन के और एक ट्रैक्टर ट्राली वाला ड्राइवर वहीं पे पहुंचे, क्योंकि जो दूसरा ट्रैक्टर ट्राली वाला था उसको भी उन्होंने फ़ोन किया। जब वो तीनों डर गए थे तो वो अभी गया हुआ था, तो जो जाते हुए उसको भी बता गए थे कि वहाँ से आ जाओ, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ चला गया था, देखा उसने नहीं था। सुबह गए, जाते ही उन्होंने देखा हर तरफ पत्थर पड़े हुए थे, वो जो ज़मीन थी जगह जगह पे उसके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े थे कि सब हैरान थे कि इतने बड़े पत्थर कौन फेंक सकता है, क्या कोई डरा रहा है, हमारा वहम है, या कौन है जो रोकना चाह रहा है इस जगह पे कोई काम ना करो। फोरमैन जो बात कर रहा था कि मेरा दिल कहता है कि या तो कोई वहम है हमारा या कोई मखलूक है जो हमें रोकना चाह रही है। तो सऊदी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग काम करें, ये कोई हमें डरा रहा है। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, मशीनरी शुरू की, और दिन की रोशनी में वो भी वहीं पे बैठ गया। फोरमैन 2-3 लोग जो और साथ गए थे वो मंजर को देखने के लिए वहीं पे बैठ गए, सऊदी भी वहीं पे बैठ गया, और ड्राइवर्स दोनों वो जो रात जेसीबी मशीन के अंदर थे उस मशीन के अंदर चले गए, मट्टी खोदते, लोड करते, गाड़ी चली जाती, और दूसरी को लोड करते, वो भी चली जाती, इतनी देर में पहली वाली आ जाती। मोहम्मद सलीम क्योंकि इन दोनों ने जो ज्वाइन किया था 2-3 दिन के बाद ही ज्वाइन किया था, फौरी नहीं मोहम्मद सलीम के बाद ज्वाइन किया था, 2-3 दिन काम बंद पड़ा था, तो मोहम्मद सलीम क्योंकि बेड रेस्ट पे था और पड़े पड़े थक गया था, तो उसने फैसला किया दिन की रोशनी है तो अब मैं भी चलूंगा। उसके अंदर एक हिम्मत हौसला आ चुका था, तो वो भी उनके साथ जाके बैठा हुआ था, फोरमैन के पीछे वो भी बैठा हुआ था कि मैं भी मंजर देखूं जो रात को मैं खौफजदा हुआ था, इन लोगों ने भी देख लिया, क्या माजरा है। काम होता रहा, दिन की 1-1:30 बज गया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो सऊदी बोला ये वहम है इन लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था ना, ये बस डर रहे हैं या कोई इनको डरा रहा है। लेकिन उस वक्त जेसीबी मशीन के अंदर बैठे हुए ड्राइवर ने दोबारा से मशीन का वो आगे वाला हिस्सा जो मट्टी को खोदता है, ब्लेड से वो जो बने होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, ज़मीन से मट्टी सब कुछ उठाते हैं और गाड़ी पे लोड करते हैं, तो वो काफ़ी गड्ढा खोद चुका था, क्योंकि वो रात को काम करते थे, उनको नहीं पता था। तो इस दफ़ा गड्ढा वो खोद चुका था, और जब गड्ढा काफ़ी खुद गया और काफ़ी नीचे उसने जाके दोबारा से ऐसे मट्टी खोदी और ऊपर उठाई, तो एक ऐसा मंजर जो दिन की रोशनी में क्लियर आंखों ने देखा वो ये था, नीचे उस ब्लेड के अंदर उस मशीन का वो जो आगे वाला हिस्सा था जहां वो मट्टी से भरा हुआ था, ऊपर एक 6 से 7 फुट का एक रफली अंदाजा है, एक ढांचा था हड्डियों का जो एक इंसान का ढांचा था, बहुत पुराना ढांचा, कद उसका काफी बड़ा था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं था, टूटा फूटा था, लेकिन उसकी कद हाइट से कुछ हिस्से जो जुड़े हुए थे, कुछ टूटे हुए थे, उससे अंदाजा होता था ये एक मुकम्मल ढांचा है। जब वो ऊपर आया तो वो दोनों रुक गए, उसने गाड़ी वहीं पे रोक दी, मशीन को स्टॉप कर दिया, क्योंकि एक मट्टी के ऊपर ढांचा रखा हुआ था जो इंसान का ढांचा था। तो वो सब चौंक गए, फोरमैन भी अपनी जगह से खड़ा हो गया, बाकी भी उन्होंने एकदम से कहा रुको ये क्या है, और फोरमैन मुड़ा सऊदी की तरफ, उसने कहा सच सच बताओ ये क्या मंजर है। तो सऊदी बहाना करने लगा मुझे नहीं पता। उसने कहा नहीं, ये इतने वाक़यात हो रहे हैं, आज ये ढांचा निकला है, तुमने क्या किसी को कत्ल करके यहाँ पे डाला है, या क्या तुमसे कोई इस तरह की गड़बड़ हुई है, हम सबको बुलाते हैं, बताओ यहाँ पे ये क्या हुआ है, ढांचा कैसे निकला है। तो सऊदी को जब एहसास हुआ कि ये मेरे ऊपर बात आने लगी है कि शायद मैंने किसी को मार के डाला हुआ है या क्या है या कुछ है, जब वो इस तरह की बातें करने शुरू हो गए तो फ़ौरन बोला नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बोले फिर क्या मसला है? तो बोला असल में ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो ये ढांचा इसलिए निकला है, ये आज का दफन हुआ नहीं है, इसको देख लो ये बहुत पुराना है, क्योंकि अभी भी इसके नीचे काफ़ी कब्रें हैं जो ऊपर से ख़त्म कर दी गई हैं। सऊदी वैसी भी जो कब्र बनाते हैं वो ऊंची नहीं बनाते, उसके निशान नहीं लगाते, बस सिर्फ एक ईंट सी ऊपर रख देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से अगर सफाई कर दें तो कब्र का नामो निशान भी मिट जाता है। तो उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ पे असल में कब्रिस्तान था पुराना।
बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था और मैं कोशिश कर रहा था इसको खुदवा के यहाँ पे अपनी बिल्डिंग ये तैयार करवा सकूँ। तो फोरमैन ने कहा नहीं, बहुत गलत हुआ हमसे भी, और अनजाने में वो, हमें नहीं पता था ये कब्रिस्तान है, और मैं अपनी टीम को लेके आ गया था कब्रिस्तान को साफ़ करवाने। अगर हमें पहले दिन आप हमें कह देते कि कब्रिस्तान है उसको क्लियर करके ये कराना है तो हम कभी भी काम ना करते। आपने खुद भी गलत किया और हमसे भी गलत करवाया है, लेकिन हमने जान के नहीं किया, अनजाने में किया, इसलिए हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं और गिड़गिड़ा के मांगते हैं। इसका जो भी जिम्मेदार है वो आप हो, क्योंकि आप इस राज से वाकिफ़ थे, आपने हमें नहीं बताया था, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। उसने अपनी फ़ौरन टीम को बुलाया और कहा सामान पैक करो और चलो यहाँ से, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। उन सब ने अपनी मशीन ने सारा सामान लिया और वापस आ गए। लेकिन उनमें से मोहम्मद सलीम जो था वो ये फ़ैसला कर चुका था, नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। मुझसे भी अनजाने में यही काम हुआ है कि मैं यहाँ बैठ के इसको खोदता रहा हूँ, इस कब्रिस्तान को। जो ज़मीन के अंदर मुर्दे थे, मुझे नहीं पता था, मेरे सामने मुर्दा तो नहीं निकला, लेकिन मैं भी ज़मीन को खोदता रहा हूँ। तो उसने अपने घर वालों का, उसने कहा मैं बुझा बुझा सा हूँ, ये वाक़या हुआ है। तो घर वालों ने कहा फौरी तौर पे हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो जाए, पहले ही आप इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो, छोड़ो और वापस आ जाओ। जब घर वालों ने, माँ बाप ने, बीवी ने बहुत ज़्यादा कहा तो उसने फ़ैसला किया कि ठीक है, मुझे अब यहाँ पे जॉब नहीं करनी। सलीम अपने फोरमैन के पास गया और कहा मेरा जो हिसाब किताब है वो कर दीजिए, अब मेरा दिल नहीं मान रहा, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना। फोरमैन बड़ा समझाता रहा, ना जाओ, ना छोड़ के जाओ, ये हुआ। उसने कहा नहीं हजूर, मैं डर चुका हूँ और मेरा जब दिल ही नहीं मान रहा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, और जब दिल नहीं मानता तो फिर काम भी नहीं करना चाहिए था। उसने काफ़ी कोशिश ये की और जब सलीम नहीं माना तो उसने कहा ठीक है, ये लो तुम्हारा बजट, तुम जा सकते हो। सलीम ने अपने पैसे लिए, सारे दोस्तों को खुदाफिज किया कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम रहा, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे घर वाले जब मना कर चुके हैं, मेरी माँ मना कर चुकी है, तो शायद अब मैं कोशिश भी करूँ तो मैं काम नहीं कर सकूँगा। वो सबको खुदाफिज करके वहाँ से छोड़ के वापस इंडिया आ गया और वहीं जॉब करने लगा। उमर हयात ने जब ये मुझे स्टोरी भेजी तो उन्होंने कहा कि मैंने सलीम भाई से बात पूछी थी, सलीम भाई वो कैसा था जो आपने देखा था? उसने कहा बहुत भयानक था। मैंने जब वो देखा था उस वक्त वो तकरीबन 6 फुट 8 फुट का था, बहुत बहुत ऊंचा नहीं था कि आसमान तक कद हो रहा हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं, आंखें बहुत भयानक थी। फुटबॉल जैसा उसका चेहरा था, गोल सा, और बहुत वो चौड़ा था, बहुत बड़ा था, और इस तरह गुस्से में खड़ा हुआ था। फ़र्क ये था, मैंने जो देखा था तो वो 6 फुट 8 फुट 10 फुट मतलब जो एक हाइट है उस हाइट का था। उन लोगों ने जो देखा था वो तो आसमान को टच हो रहा था, उसका जिस्म उस वक्त और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बाकी हाथ भी वहीं पे थे, उसी अंदाज में खड़ा हुआ था। वो जो बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो जिस रात देखा था वो ये उसका अंदाज़ था, ऐसे कमर पे दोनों हाथ रख के सीधा खड़ा हुआ था। हाइट छोटी थी, 8-10 फुट थी। उन लोगों ने जो पहाड़ पे खड़े हुए देखा था वो इसी ही अंदाज में खड़ा था, इसी तरह हाथ रख के, लेकिन उसकी हाइट आसमान को छू रही थी और वो गुस्से में था। लेकिन वो ऐसा था कि बहुत ही भयानक, उसके अंदर से एक ऐसी हैबत निकल रही थी, ऐसा खौफ की वेव्स निकल रही थी कि कोई भी देख के बेहोश हो जाए, जिस तरह मैं बेहोश हो गया था। वो इंसान नहीं, कोई जिन था। एक निगाह के अंदर के टोटल कहते हैं, सलीम साहब कहते हैं कि मैंने 5 सेकंड देखा होगा, उससे ज़्यादा नहीं, यूँ नीचे देखा और ऊपर देखा, टोटल 4 से 5 सेकंड ही टाइम था जो मैंने उसको देखा। और उस जिन को देखने के बाद वो इतना खौफनाक था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं बेहोश हो गया। आज वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं इंडिया में। आज भी वो कहते हैं जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मैं कांप जाता हूँ। जिस रात मैं याद कर लूँ उस रात को मुझे नींद नहीं आती, वो इतना भयानक था जो सामने खड़ा हुआ था। मुझे ये कहानी उमर हयात ने भेजी कि एक सच्ची कहानी है जो मेरे खाला के बेटे के साथ हुई है, तो मैंने आपको भेजी, इसको प्रोग्राम में शामिल करें। सो उमर हयात भाई, आपकी कहानी में प्रोग्राम में शामिल कर दी है। सो बाकी लोग भी, कुछ लोगों ने कहानियाँ मुझे भेजी हुई हैं, इंशाल्लाह मैं 1 by 1 सबकी कहानियाँ प्रोग्राम में शामिल करता भी जा रहा हूँ और आगे भी कर दूँगा, माइंड ना कीजिएगा। राज की रिकॉर्डिंग का सिलसिला था और अब एडिटिंग शुरू हो गई है, इंशाल्लाह एडिट करके आपको मैं प्रोग्राम दिखाता जाऊँगा। और बहुत से साइन हैं जो मज़े के हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। राज भी, आपके सवाल भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम मंडे ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। थर्सडे को आपके लिए ऑफ कैमरा स्टोरी होगी और सैटरडे को राज प्रोग्राम। सो अब ये इंशाल्लाह ये शेड्यूल रहा करेगा। इस हफ्ते आपके सवाल इसलिए नहीं कर सका कि रात को बैठ के पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी राज एडिट कर रहा हूँ तो इसलिए ज़रा नहीं कर सका। सो अभी अपनी मुझे कहानी भेजिए। पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं वो मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे लंबा सा मैसेज रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मुझे भेजें, लिख के भेजना चाहते हैं लिख के भेजें। और नंबर जो मेरा मिलाएंगे, पाकिस्तान का पहले कोड मिलाएंगे
जमा यानी 92 +92 313 66 555 00। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 और पाकिस्तान से जो मिलाएंगे वो 92 ना मिलाएं, डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 66 555 00। अब वॉइस मैसेज अगर भेजेंगे तो छोटा छोटा नहीं भेजना, कोशिश कीजिए एक ही वॉइस मैसेज हो और लंबा हो, यानी कि उसको दबा के ही रखें और रिकॉर्ड करते हैं 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट जितनी देर करनी है, एक ही मैसेज रिकॉर्ड करें और मुझे सेंड कर दें। उसको डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। जैसे आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल हो जाए उसके बाद आप बेशक वॉइस मैसेज को डिलीट कर दें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है मैंने खोला है सुनने के लिए कि आज नंबर इनका आ चुका है, लाइक मतलब ये मैंने देखा कि ये 55 नंबर की आज मैंने स्टोरी में सेव कर लेता हूँ, हॉरर स्टोरी एपिसोड 55 आगे नाम 55 मैंने सुना लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं 56 सुनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम 57 सुनाऊंगा। तो मैं 57 खोलूंगा तो पता लगा वॉइस मैसेज खोल ही नहीं रहा, उन्होंने डिलीट कर दिया। तो आपने डिलीट नहीं करना, क्योंकि आपका अगर नंबर आ चुका है तो फिर मैंने आपकी सुनानी है, वॉइस मैसेज को डिलीट ना कीजिएगा। सो आज की स्टोरी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। लव यू सो मच, बाय बाय।